छावा मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है साल 1680 से, लेकिन इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 1680 से भी पहले का पास्ट दिखाया जाता है और इस पास्ट के अंदर हम इंडिया की हिस्ट्री जानते हैं। हमें ये पता लगता है कि 16th सेंचुरी तक इंडिया के मोस्टली एरियाज़ को इंडियन किंग्स रूल करते थे, लेकिन 16th सेंचुरी में पहली बार बाबर ने इंडिया पर कब्जा करा और उसी ने शुरुआत करी मुगल साम्राज्य की, जिसके बाद आगे चलकर मुगल एम्परर्स ही इंडिया पर रूल करते रहे और ये सारे के सारे मुगल एम्परर्स बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे और इसीलिए ये इंडियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे। लेकिन इसी मुगल साम्राज्य का जो छठा एम्परर था उसका नाम था औरंगज़ेब और ये औरंगज़ेब सारे मुगल्स में भी सबसे ज़्यादा क्रूर था, इसीलिए इसने इंडिया के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। लेकिन फिर यहीं पर इतिहास में एंट्री होती है शिवाजी महाराज की, जिनका असली नाम था शिवाजी भोसले। शिवाजी भोसले मराठा एम्पायर के फाउंडर थे क्योंकि इन्होंने इंडिया के अंदर मराठा एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था और जब ये पूरे मराठा एम्पायर के किंग बने थे तब इनका नाम पड़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच थी वो औरंगज़ेब से बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि जहां औरंगज़ेब सभी पर कब्जा करके उन्हें अपने हिसाब से रखता था, वहीं पर ही जो शिवाजी महाराज थे वो स्वराज में बिलीव करते थे, यानी कि एक ऐसा राज जहां पर सारे इंसानों को बराबर के राइट्स मिले और हर इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही ले सके। और अपने इसी स्वराज की सोच को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर को काफ़ी बड़ा कर दिया था। लेकिन इस दौरान औरंगज़ेब ने उन्हें मारने की काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन उसने जितनी बार भी शिवाजी महाराज से लड़ने की कोशिश की तब शिवाजी महाराज ने हर बार उसकी आर्मी को हरा दिया और हर एक बार औरंगज़ेब को हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, ये जो छावा मूवी है ये इन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है। अब दोस्तों, इस पास्ट की कहानी के ख़त्म होते ही हम दिल्ली का लाल किला देखते हैं और हमें पता लगता है कि यह साल 1680 है एंड इस टाइम पर औरंगज़ेब लाल किला के ज़रिए पूरे इंडिया पर कंट्रोल करके बैठा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही औरंगज़ेब को ये खबर मिलती है कि मराठा एम्पायर के किंग छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो चुकी है और यह बात जैसे औरंगज़ेब के दरबार में आती है वैसे इस बात को सुनकर सारे दरबार के लोग काफ़ी खुश होते हैं और साथ साथ ही जो औरंगज़ेब होता है वो इस बात से खुश होकर सबको पार्टी भी देता है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मध्य प्रदेश के एक शहर बुरहानपुर को देखते हैं। इस बुरहानपुर में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य के काफ़ी सारे सोल्जर्स होते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है कि ये बुरहानपुर औरंगज़ेब का सबसे फेवरेट शहर है। अब इस बुरहानपुर के किले के अंदर जितने भी सारे सोल्जर्स होते हैं वो भी यहाँ पर शिवाजी महाराज की मौत की खबर सुन के काफ़ी खुश होते हैं। बट ये लोग अचानक से इस बात को फील करते हैं कि मराठा एम्पायर के कई सारे सोल्जर्स उन पर अटैक करने आ रहे हैं। इस बात को जानते ही सारे सोल्जर्स जल्दी से तैयार होते हैं और अपने वेपन्स को लेकर किले के बाहर जाते हैं ताकि वो मराठा एम्पायर के सोल्जर्स का सामना कर सके। लेकिन जब मराठा एम्पायर के सोल्जर्स पास आते हैं तब मुगल एम्पायर के सोल्जर्स ये देखते हैं कि उनके सामने मराठा एम्पायर का कोई सोल्जर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ घोड़े हैं। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि मराठा एम्पायर के सोल्जर्स ने उनके सामने घोड़े छोड़ दिए थे ताकि सभी का ध्यान घोड़ों पर जाए। और इतने में हम ये देखते हैं कि मराठा एम्पायर के सोल्जर्स अगल बगल के रास्तों से किले के अंदर एंटर हो जाते हैं और देखते देखते मुगल सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद ही सभी सोल्जर्स की फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन फिर वहाँ पर जितने भी मराठा एम्पायर के सोल्जर्स होते हैं उनके बीच से एंट्री होती है छावा की, यानी कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि संभाजी महाराज को विक्की कौशल ने प्ले किया है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संभाजी महाराज के साथ काफ़ी कम सोल्जर्स होते हैं, लेकिन तब भी वो लोग देखते देखते मुग़ल सोल्जर्स को पेलने लगते हैं और यहाँ पर मुग़ल सोल्जर्स का जो लीडर होता है उसका सामना सीधा संभाजी से होता है। लेकिन वो इस लड़ाई के अंदर एक ट्रैप को यूज़ करता है और संभाजी महाराज को नीचे के एक तहखाने में गिरा देता है। और जब संभाजी उस तहखाने में गिरता है तब वो ये देखता है कि वहाँ पर एक शेर है जो कि देखते देखते संभाजी पर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम संभाजी की पावर्स और उसकी ब्रेवरी देखते हैं और हमें ये पता लगता है कि संभाजी महाराज देखते देखते उस शेर को ढेर कर देता है। लेकिन जब आखिर में वो शेर नहीं मानता तब संभाजी अपने दोनों हाथों से उसके दांत पकड़ता है और अपनी हाथों की ताकत से उसका मुंह चीर देता है और फिर उस शेर को मारकर संभाजी बाहर निकलता है। एंड देन वो वहाँ के सारे मुगल सोल्जर्स को बीट कर देता है और फिर इन सब के बाद संभाजी वहाँ के सोल्जर्स के लीडर को घुटना पर लाता है और उसे ज़िंदा छोड़कर उससे कहता है कि जब औरंगज़ेब यहाँ पर आए तो तब तुम उसे बता देना कि ये सारा काम शिवाजी के बेटे संभाजी ने किया है। और औरंगज़ेब ये ज़रा भी ना सोचे कि शिवाजी के मरने के बाद मराठा एम्पायर कमज़ोर हुआ है, बल्कि बेशक से शिवाजी महाराज जो कि एक शेर थे वो मर गए हैं, लेकिन उन शेर का बेटा यानी कि छावा अभी भी ज़िंदा है और इस छावा के ज़िंदा रहते औरंगज़ेब कभी भी मराठा एम्पायर को हरा नहीं सकता है। और फिर ये सब करने के बाद ही संभाजी अपनी पूरी आर्मी लेकर वापस चला जाता है। इसके बाद औरंगज़ेब को जैसे ही इस बारे में पता लगता है वैसे ही वो जल्दी से बुरहानपुर आता है और यहाँ कर वो ये देखता है कि उसकी फेवरेट शहर को संभाजी महाराज और उसके सारे सोल्जर्स ने जहन्नुम बना दिया है। लेकिन ये सब देखकर औरंगज़ेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपनी आर्मी को ये ऑर्डर्स देता है कि वो सब लोग जल्दी से तैयारी करें और मराठा एम्पायर पर हमला करें और पूरे मराठा एम्पायर को बर्बाद करके
वो लोग संभाजी महाराज को कैद कर लें और उसे मेरे पास लेकर आए। और फिर हम भी ये देखते हैं कि औरंगज़ेब के कहने पर उसकी आर्मी तैयारी करने लगती है और जल्दी से जल्दी मराठा एम्पायर की ओर निकल जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मराठा एम्पायर को देखते हैं। मराठा एम्पायर के अंदर हम सीधा रायगढ़ के किले को देखते हैं, जो किला महाराष्ट्र के अंदर है। एंड इसी रायगढ़ किले के अंदर रहकर संभाजी महाराज पूरे मराठा एम्पायर को रोल करते हैं। इस रायगढ़ किले के अंदर संभाजी अपनी पूरी आर्मी के साथ लौटता है और फिर उसके यहाँ आने के बाद हम मराठा एम्पायर के कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले संभाजी की वाइफ से मिलते हैं, जिनका नाम होता है यशु भाई, और इन्हें मूवी के अंदर प्ले किया है रश्मिका मंडाना ने। इसके साथ ही हम संभाजी महाराज की एक सौतेली माँ से भी मिलते हैं, जिनका नाम सोयराबाई होता है, और साथ ही उनका एक 11 साल का बेटा भी होता है, जिसका नाम राजा राम होता है, और ये राजा राम संभाजी का सौतेला छोटा भाई होता है। बाकी इनके साथ भी हम कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं, जिनमें शामिल होते हैं मराठा एम्पायर की आर्मी चीफ सर सेनापति, जिन्हें एक्टर आशुतोष राणा ने प्ले किया है, और साथ ही साथ हम संभाजी के एक फ्रेंड से भी मिलते हैं, जिनका नाम होता है कवि कलश, और इस कवि कलश को प्ले किया है एक्टर विनीत कुमार सिंह ने। अब दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की वजह से मराठा एम्पायर के लोगों को और सोल्जर्स को थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन उन सभी को शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के नया राजा बनने की खुशी भी होती है। और इसीलिए अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मराठा एम्पायर के अंदर संभाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाता है और उन्हें मराठा एम्पायर का नया राजा बनाया जाता है, यानी कि मराठा एम्पायर का नया छत्रपति, जिसके बाद संभाजी कहलाते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। अब दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संभाजी के नया छत्रपति बनने की वजह से सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन संभाजी की जो सौतेली माँ होती है, जिनका नाम सयारा भाई होता है, वो उनके राजा बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका जो बेटा होता है, जिसका नाम राजा राम होता है, वो उस सही राजा बनते हुए देखना चाहती है। और इसलिए दोस्तों, सोयराबाई ये प्लान बनाती है कि वो संभाजी महाराज को मरवा देगी, ताकि संभाजी के मरते ही उनका बेटा राजा बने। और इस काम के लिए हम ये देखते हैं कि मराठा एम्पायर के 5 सीनियर लेवल के मिनिस्टर्स इस काम में सोरायाबाई के साथ मिले होते हैं, और इसलिए ये पाँचों भी सोरायाबाई के साथ मिलकर संभाजी को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम संभाजी के वाइफ के 2 भाइयों से मिलते हैं, यानी कि संभाजी महाराज के सालों से। यहाँ पर संभाजी के जो ये दोनों साले होते हैं, वो उनसे मिलकर कहते हैं कि वो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के स्वराज की सोच से काफ़ी खुश हैं, लेकिन असल में वो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग जिस एरियाज़ के लीडर हैं, उन्हें उस एरिया का पूरा कंट्रोल दे दिया जाए, ताकि वो लोग उस एरिया को अपने हिसाब से चला सके। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जो संभाजी महाराज होते हैं, वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर संभाजी ने उन्हें अपने इलाके को अपने हिसाब से चलाने को दे दिया, तो इस चीज़ की डिमांड बाकी लोग भी करेंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो स्वराज यानी कि लोगों का राज कभी नहीं आएगा, और इसीलिए स्वराज की खातिर संभाजी ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि संभाजी के मना करने की वजह से संभाजी के दोनों सालों को काफ़ी गुस्सा आता है और वो मन ही मन संभाजी से जलने लगते हैं। लेकिन अब इसी टाइम पर हम दूसरे तरफ औरंगज़ेब को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि औरंगज़ेब के कई सारे बच्चों में उसका एक बेटा था, जिसका नाम था अकबर, और ये अकबर औरंगज़ेब को धोखा दे के राजा बनना चाहता था, जिसके लिए उसका ये प्लान था कि वो अपने फादर को मार दे और मुग़ल साम्राज्य का नया राजा बन जाए। लेकिन जब औरंगज़ेब को इस बारे में पता लग गया, तब उसके बेटे अकबर की जान खतरे में आ गई, और इसीलिए अकबर वहाँ से भाग गया और वो अपने कई सारे सैनिकों के साथ मिलकर मराठा एम्पायर में घुस गया। अब मराठा एम्पायर में आने के बाद ही जो अकबर होता है, वो सीधा संभाजी को मिलने को बुलाता है और उनसे बातचीत करता है, और उनसे बात करके वो संभाजी से कहता है कि वो जानता है कि संभाजी का दुश्मन भी औरंगज़ेब ही है, और साथ ही साथ वो भी अपने फादर औरंगज़ेब को मारना चाहता है, और इसलिए उसका ये प्लान है कि वो और संभाजी साथ मिल जाए और वो लोग मिलकर औरंगज़ेब को ख़त्म कर दें। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि संभाजी ऐसा करने से मना कर देता है, और संभाजी अकबर से सिंपली ये बोलता है कि मराठा कभी भी मुग़ल का साथ नहीं देते, क्योंकि कोई भी मुग़ल विश्वास के काबिल नहीं है, और फिर ये बोलकर संभाजी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर अकबर संभाजी को एक रिटर्न पेपर दिखाता है, और वो पेपर संभाजी को पढ़ने के लिए देता है, जिसके बाद जब संभाजी उस पेपर को पढ़ता है, तब उसे ये पता लगता है कि उस पेपर का जो लेटर है, वो उसकी सौतेली माँ सोयराबाई ने लिखा है, और ये लेटर सोयराबाई ने अकबर को भिजवाया होता है, और उस लेटर में ये लिखा होता है कि अकबर संभाजी को मारने में सोयराबाई की मदद करें, और अगर अकबर संभाजी को मार देता है तो उसके बाद सोहराबाई मुग़ल साम्राज्य का नया राजा अपने बेटे को बनाएगी, और जब उसका बेटा राजा राम नया राजा बन जाएगा, तब अकबर को मुग़ल साम्राज्य का जितना हिस्सा चाहिए होगा वो उसे खुशी खुशी दे देगी। अब इन सारी बातों को पढ़ने के बाद ही संभाजी को बहुत बड़ा धक्का लगता है, और अब क्योंकि अकबर ने संभाजी को एक सच्चाई बताई होती है, इसलिए संभाजी अकबर का साथ तो नहीं देता, लेकिन वो अकबर को एक वचन देता है, और वो अकबर से कहता है कि वो जानता है कि औरंगज़ेब यानी कि उसका बाप उसके पीछे पड़ा है, और अगर अकबर औरंगज़ेब के हाथ पड़ा तो वो उसे मार देगा।
लेकिन संभाजी अकबर को ये वचन देता है कि जब तक वह मराठा एम्पायर की ज़मीन पर खड़ा है तब तक औरंगज़ेब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और अगर औरंगज़ेब या फिर उसकी आर्मी का कोई भी मेंबर उसे मारने आता है तो संभाजी खुद अकबर की प्रोटेक्शन करेगा। अब ये वचन देने के बाद ही संभाजी जल्दी से रायगढ़ अपने महल में आता है और फिर वो जल्दी से उन 5 आदमियों को ढूंढ लेता है जिन्होंने संभाजी को मारने के प्लान में सोहराबाई का साथ दिया था, और उन 5 को ढूंढकर संभाजी उन 5 को हाथी से कुचलवा के मार देता है, क्योंकि उन सब ने अपने राजा को मारने का प्लान बनाया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम होता है। लेकिन अगर बात करें सोहराबाई की, तो सोहराबाई संभाजी की सौतेली माँ थी और संभाजी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए संभाजी उनसे कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब सोहराबाई अपने रूम में सो रही होती है तब संभाजी उनके पास जाता है और वो उनके पैर छूकर ये प्रे करता है कि उनकी माँ यानी कि सोहराबाई अपनी लाइफ में जो भी चाहे उन्हें वो मिल जाए और भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि औरंगज़ेब ने मराठा एम्पायर पर अटैक करने के लिए अपनी जो लाखों की आर्मी भेजी थी वो देखते देखते मराठा एम्पायर तक पहुंच जाती है, और फिर मुग़ल एम्पायर के सारे सोल्जर्स मराठा एम्पायर में घुसकर वहाँ के सारे गांव को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और सभी आम लोगों को जान से मार देते हैं। वो मर्दों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, बूढ़ों को मारते हैं और यहाँ तक कि सारे बच्चों को भी मारने लगते हैं। साथ ही साथ वो उनके घरों को लूट लेते हैं और लूट कर उन सबके घर को आग भी लगा देते हैं। और हम ये देखते हैं कि वो सारे मुग़ल सोल्जर्स देखते ही देखते मराठा एम्पायर के सारे गांव को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन अब इन सब के बारे में जैसे ही संभाजी को पता लगता है वैसे ही वो उन सारे मुग़ल सोल्जर्स को रोकने का और उन्हें हराने का प्लान बनाता है। लेकिन उन्हें ये पता लगता है कि जो मुग़ल एम्पायर के सोल्जर्स हैं उनकी संख्या लाखों में है और मराठा एम्पायर के सोल्जर्स सिर्फ और सिर्फ 25,000 हैं। लेकिन सिर्फ 25,000 होने के बाद भी मराठा एम्पायर के सारे सोल्जर्स उन लाखों सोल्जर्स से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन संभाजी सीधी लड़ाई से मना कर देता है, क्योंकि वो ये जानता है कि सीधी लड़ाई में शायद से वो उन सारे मुग़ल सोल्जर्स को हरा तो देंगे, बट ऐसा करने में मराठा एम्पायर के भी काफ़ी सोल्जर्स मारे जाएंगे और संभाजी ऐसा नहीं चाहता था। एंड इसके लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो मुग़ल सोल्जर्स को हराने के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ करेगा। अब दोस्तों, ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर होती है ये युद्ध का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें दुश्मन से सामने से नहीं लड़ा जाता है, बल्कि इसमें दुश्मन पर छुपकर वार किया जाता है और बिल्कुल तेज़ी से दुश्मन को ख़त्म कर दिया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर है इसकी शुरुआत इंडिया में शिवाजी महाराज ने की थी और इसीलिए मराठा एम्पायर के सोल्जर्स गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में काफ़ी बढ़िया से जानते हैं। अब ये डिसाइड करने के बाद ही संभाजी और उनके मराठा एम्पायर के सारे सोल्जर्स मिलकर मुग़ल सोल्जर्स को घेर घेर के मारते हैं। मुग़ल सोल्जर्स अगर जंगल में होते हैं तो वो लोग जंगल में छुप के मारते हैं, और अगर वो लोग पहाड़ों पर होते हैं तो मराठा एम्पायर के सोल्जर्स उन्हें पहाड़ों पर छुप छुप के मारते हैं। और इस तरह से देखते देखते वो सारे मुग़ल सोल्जर्स को मारने लगते हैं। बट ये देखकर औरंगज़ेब और सारे सोल्जर्स भेजता है, लेकिन मराठा एम्पायर के सोल्जर्स उन्हें भी धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे करके 8 साल बीत जाते हैं, यानी कि 6 सालों तक इसी तरह की लड़ाई चलती रहती है। लेकिन हर एक लड़ाई को मराठा एम्पायर के सोल्जर्स ही जीतते हैं। पर 6 सालों बाद औरंगज़ेब को ये पता लगता है कि इस तरीके से हार कर उसकी जो सोल्जर्स की आर्मी है वो आधी हो गई है। साथ ही साथ उसके ख़जाने का स्टॉक भी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि उसने लड़ने में अपना काफ़ी सारा पैसा गंवा दिया है। लेकिन जब इन सारी बातों से मुग़ल एम्पायर परेशान होता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तब उसी टाइम पर उनके साथ अचानक से एक बड़ी अजीब सी घटना होती है। और वो घटना ये होती है कि जो संभाजी के 2 साले होते हैं वो सीधा औरंगज़ेब से मिलने आते हैं। औरंगज़ेब से मिलके संभाजी के दोनों साले उससे कहते हैं कि औरंगज़ेब की तरह ही वो लोग भी संभाजी को जान से मारना चाहते हैं और इसलिए संभाजी को मारने में वो लोग औरंगज़ेब की हेल्प करेंगे। बस बदले में वो लोग ये चाहते हैं कि संभाजी को मारने के बाद मराठा एम्पायर के अंदर उनका जो एरिया है औरंगज़ेब उन्हें वो एरिया पूरी तरह से सौंप दे और आगे भी उनसे वो एरिया कभी ना छीने, ताकि वो दोनों अपने एरिया को अपने हिसाब से रूल कर सके। अब औरंगज़ेब इस प्रस्ताव को मान जाता है, जिसके बाद उन दोनों की डील हो जाती है और संभाजी के दोनों साले औरंगज़ेब से मिल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मराठा एम्पायर में हम ये देखते हैं कि मराठा एम्पायर के सोल्जर्स धीरे धीरे करके सारी वर्ष को जीतते जा रहे थे और ऐसा कर करके उन्होंने औरंगज़ेब और मुग़ल एम्पायर को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। अब इसके बाद मराठा एम्पायर के जितने भी एरिया लीडर्स थे उन सभी को संभाजी एक मीटिंग के लिए बुलाता है और ये मीटिंग रखी जाती है महाराष्ट्र के संगमेश्वर में। अब संगमेश्वर के अंदर ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है ताकि संभाजी सभी के साथ मिलकर आगे की लड़ाइयाँ की स्ट्रेटजी बना सके और स्ट्रेटजी बनाकर मराठा एम्पायर की आर्मी को एक साथ किया जाए और एक साथ मिलकर औरंगज़ेब की मुग़ल एम्पायर पर अटैक किया जाए। और अगर मराठा एम्पायर ने ऐसा कर दिया तो फिर वो लोग औरंगज़ेब को ज़रूर हरा देंगे, जिसके बाद जाकर वो पूरे भारत देश को मुग़ल साम्राज्य से फ्री करा देंगे और फिर जाकर निर्माण होगा एक अखंड भारत का और फिर उस अखंड भारत में स्वराज की स्थापना होगी। और इस तरह से संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज और पूरे मराठा एम्पायर का सपना सच करेगा। अब इसी सोच को लेकर संभाजी रामेश्वरम में मीटिंग करता है और हम ये देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर 250 वॉरियर्स होते हैं, जिन सभी 225 वॉरियर्स को संभाजी पहले मोटिवेट करता है एंड देन सभी मिलके अपनी बड़ी लड़ाई की स्ट्रेटजी बनाते हैं।
लेकिन अब इन सब के बाद रात होने पर वो लोग यहाँ पर सो जाते हैं और सबके सोने पर कुछ वॉरियर्स यहाँ पर पहरेदारी करते हैं। लेकिन जो लोग पहरेदारी कर रहे होते हैं वो लोग ये देखते हैं कि उनके सामने से मुगल एम्पायर की एक बड़ी सी आर्मी चल कर आ रही है। लेकिन जिस रास्ते से मुगल एम्पायर के सोल्जर सरे होते हैं उस रास्ते को देखकर वो लोग काफ़ी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता असल में एक सीक्रेट रूट होता है और इस रास्ते के बारे में सिर्फ मराठा एम्पायर के वॉरियर्स को ही पता होता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही वो लोग ये देखते हैं कि वो सारे मुगल सोल्जर्स जो कि उनके तरफ आ रहे हैं उन सभी के साथ संभाजी के दोनों साले भी हैं, और इसलिए उन दोनों को वहाँ पर देखकर वो सब ये समझ जाते हैं कि संभाजी के दोनों सालों ने संभाजी और मराठा एम्पायर के साथ विश्वासघात किया है और वो दोनों औरंगज़ेब के साथ मिल गए हैं। और इसीलिए ये बात जानते ही वो लोग जल्दी से संभाजी के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी बात बताकर अलर्ट करते हैं, और उनके साथ साथ वो सारे मराठा एम्पायर के वॉरियर्स को भी जगा देते हैं, जिसके बाद सबको सिचुएशन का पता लगता है। अब यहाँ संगमेश्वर के अंदर टोटल 250 मराठा वॉरियर्स होते हैं, लेकिन जो मुगल एम्पायर के सोल्जर्स उनके सामने से आ रहे होते हैं उनकी संख्या 5000 की होती है। और इसीलिए उन सबको देखकर ये सारे मराठा वॉरियर्स संभाजी से कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं और जल्दी से रायगढ़ जाएं, क्योंकि संभाजी मराठा एम्पायर के छत्रपति हैं और इसीलिए उनका सही सलामत रहना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए संभाजी को जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो 5000 के मुगल सोल्जर्स होते हैं उन सब के पास हर तरह के हथियार होते हैं, और वहीं पर जो मराठा वॉरियर्स होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी एक तलवार होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संभाजी यहाँ से जाने से मना कर देता है और वो अपनी जगह एक दूसरे वॉरियर को रायगढ़ भेज देता है एंड उससे कहता है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उस बारे में वहाँ पर जाकर सबको बता दो। और उसको भेजने के बाद वो अपने सारे वॉरियर से ये कहता है कि शायद से आप सब ये भूल रहे हैं कि मैं एक शेर का बेटा हूँ, मैं एक छावा हूँ और एक छावा कभी भी कुत्तों से नहीं डरता है, और इसीलिए मैं यहाँ रहकर इन सब का सामना करूँगा। संभाजी की बात सुनकर सारे वॉरियर्स के अंदर जोश आ जाता है और इसीलिए वो संभाजी के साथ मिलकर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर दोस्तों देखते देखते अटैक हो जाता है और मुगल सोल्जर्स जल्दी जल्दी करके संगमेश्वर के अंदर एंटर होने लगते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि दोनों साइड के सोल्जर्स एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन अब क्यों दोस्तों, मुगल सोल्जर्स 5000 होते हैं और मराठा सोल्जर्स सिर्फ 250, वो भी अनप्रिपेयर्ड। इसीलिए इस लड़ाई के अंदर मराठा वॉरियर्स की हार होने लगती है और हम ये देखते हैं कि मराठा वॉरियर्स धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। इसके बाद कई घंटों की लड़ाई के बाद मराठा वॉरियर्स लगभग खत्म हो जाते हैं और अगर बचते हैं तो सिर्फ संभाजी और उनका एक दोस्त। लेकिन ये दोनों अभी भी बहादुरी से मुगल सोल्जर्स का सामना कर रहे होते हैं और मुगल का कोई भी सोल्जर संभाजी को छू भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर भी संभाजी के दोनों साले मुगल सोल्जर्स को ये बता देते हैं कि उन लोगों को संभाजी को हराने के लिए उनके हाथों को जकड़ होगा। और फिर ये बात जानते ही जो मुगल सोल्जर्स होते हैं वो जल्दी से कई सारी चैनस का इस्तेमाल करते हैं और चैन फेंक फेंक के संभाजी के दोनों हाथ और दोनों पैर को जकड़ लेते हैं। और फिर जब संभाजी नो की वजह से कुछ नहीं कर पाता तब मुगल सोल्जर्स देखते देखते संभाजी को तलवार से काटने लगते हैं और उसे पूरी तरह से लहूलुहान कर देते हैं। इसके बाद संभाजी को और उसके दोस्त कवि कलश दोनों को औरंगज़ेब के पास ले जाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद ही औरंगज़ेब सबसे पहले कवि कलश को मरवा देता है और संभाजी को अपने सामने बंधवा देता है। और फिर वो संभाजी से अपने सामने हार मानने के लिए कहता है, लेकिन संभाजी औरंगज़ेब से हार नहीं मानता है और इसीलिए औरंगज़ेब सबसे पहले संभाजी की बॉडी के सारे नाखूनों फड़वा देता है। देन उसके बाद वो उनके दोनों आंखों में गर्म सरिया डालकर उनकी आंखें फुलवा देता है और फिर इसके बाद वो उनकी जीभ भी काट देता है। और इसी तरह से औरंगज़ेब संभाजी के साथ सारे गलत काम करता है, लेकिन तब भी संभाजी औरंगज़ेब के सामने घुटने नहीं टेकता है। लेकिन कई दिनों तक इतना कुछ होने की वजह से संभाजी अपना देह त्याग कर देते हैं, यानी कि संभाजी की मृत्यु हो जाती है, पर अपने मरने तक भी वो औरंगज़ेब के सामने झुकते नहीं हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद ही हम मराठा एम्पायर को देखते हैं, जहां पर हमें पता लगता है कि औरंगज़ेब ने अपने सारे सोल्जर्स का इस्तेमाल करके मराठा एम्पायर के रायगढ़ को पूरी तरह से घेर लिया था और इसी वजह से मराठा एम्पायर के वॉरियर्स संभाजी महाराज की मदद के लिए नहीं आ पाए थे। लेकिन जब संभाजी महाराज की मौत की खबर वहां पर पहुंचती है तब सबको बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन फिर उसके बाद संभाजी के छोटे भाई राजा राम को नया छत्रपति बनाया जाता है। अब ये खबर जैसी औरंगज़ेब को पता लगती है वैसी ये खबर जिसने औरंगज़ेब को सुनाई होती है, औरंगज़ेब उसे चाकू मार के जान से मार देता है। और फिर वो संभाजी महाराज की लाश के सामने आकर कहता है कि मुझे शिवाजी से बहुत ज़्यादा जलन है, क्योंकि शिवाजी के घर में तुम जैसे शेर ने जन्म लिया था संभाजी। काश तुम्हारे जैसा मेरा बेटा होता, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसा मेरा बेटा होता तो वो मेरे लिए पूरी दुनिया को जीत लेता। और फिर दोस्तों हम ये देखते हैं कि इसके साथ ही ये छावा मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो छावा मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको ये वीडियो और मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में छावा ज़रूर लिखना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।